एक ज्योग्राफी का एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ 14 राज्यों से 28 राज्यों का इतिहास, जो पॉलिटी से भी संबंधित बेटा। ठीक है, तो उसी संदर्भ पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ऐसा लगता है कि 28 राज्य कैसे बने, क्या है इसका इतिहास, इन सभी संदर्भ और सभी बातों को लेकर के हम आपके समक्ष खड़े हुए हैं। और आज हम बहुत अच्छे से अपनी क्लास को करेंगे और बेहतर तरीकों से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि यही 14 राज्यों से 28 राज्यों के इतिहास में आज का हमारा जो पार्ट है वो है सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है आपका और आज हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ है। सेकंड पार्ट भी होगा, आगे थर्ड पार्ट भी होगा, फोर्थ पार्ट भी हो सकता है या फिफ्थ पार्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को अलग अलग करके एक कम समय में एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा न लगे कि एक साथ यदि हम वीडियो को देखेंगे तो आपको तकलीफ भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आज हम जहां से हमने फर्स्ट पार्ट में टॉपिक को कंप्लीट किया था उसके आगे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का क्या इतिहास था। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है और आपको बता दें ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग है वो कब से शुरू होती है हमारे देश में। तो आपको बता दें कि एक 1970 का समय था, वर्ष में कांग्रेस सबसे पहले इस भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन करती है। कौन करती है बेटा? कांग्रेस पार्टी राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन करती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 1920 में एक नागपुर अधिवेशन होता है। क्या होता है बेटा? एक नागपुर अधिवेशन होता है और नागपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पत्र लेख लिखकर कहा कि भाषा के आधार पर या भाषाई आधार पर हम राज्यों के पुनर्गठन का अब हम बात करेंगे 1920 में एक नागपुर अधिवेशन हुआ था और नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो बेटा किसके आधार पर होगा? राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भाषाई आधार पर किया जाएगा। भाषाई आधार पर किया जाएगा। ये पॉइंट 1920 की बात है।
इसके बाद आपको बता दें बेटा 1937 में यही मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा होती है। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पत्र लेख के माध्यम से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। परंतु एक चीज आपको बता दें, परंतु भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन को लेकर के आजादी के बाद इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को भय था कि कहीं देश में विवाद न छिड़ जाए इसको लेकर, क्योंकि सभी अगर एक राज्य को अगर हम भाषाई आधार पर पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं तो अन्य भी ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर जो अपने भाषा को लेकर के खड़े हो जाएंगे कि हमारा भी राज्य एक भाषाई आधार पर गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है वहां सिर्फ मेरा अधिकार है, ऐसा भी नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे फजल अली का आयोग आता है और फजल अली आयोग का एक लास्ट कहना होता है कि हम किसी भी राज्य को भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो बेटा कर देंगे, मगर एक चीज ध्यान रखना है कि एक राज्य एक भाषा का हम प्रावधान नहीं ला सकते। सभी भाषाओं को वहां जिक्र किया जाएगा, सभी भाषाएं बोली जा सकती हैं, परंतु कुछ जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है उस क्षेत्र के आधार पर हम तुम्हें एक राज्य का पुनर्गठन करने को अनुमति देते हैं कि अपना एक राज्य अलग घोषित कर लेते हैं कि वहां एक तेलुगु भाषा का वर्णन है। आंध्र प्रदेश से तेलुगु बोली जाती है, मगर ऐसा नहीं है कि हमारे लोग इंग्लिश वाले लोग वहां जाएंगे तो वहां केवल तेलुगु ही लोग जानते हैं। वहां तेलुगु वाले भाषा भी वाले रह सकते हैं, हिंदी भाषा वाले भी रह सकते हैं, अंग्रेजी भाषा वाले रह सकते हैं, मराठी भाषा वाले रह करके व्यापार कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी भाषा है हम किसी को यहाँ मत नहीं देते, हम ही जो तेलुगु बोलेंगे वो सबको तेलुगु बोला, ऐसा कुछ नहीं। एक राज्य एक भाषा का वर्णन नहीं था कहीं पर, बस राज्यों का पुनर्गठन भाषा को लेकर के ही किया गया था वन्य भाषा। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे, तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 25 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी को, जब हमारा देश आजाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया कि हमारा देश आजाद हो चुका है और जो तुमने समर्थन किया था इसको लेकर के, इस शब्द का जो समर्थन आपने किया था वो अब समय आ चुका है और ये वादा आपको निभाना होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से समर्थन किया, ऐसा नहीं है, मगर महात्मा गांधी का धर्म था कि हम इनको अब बताएं कि वादा आपने जो कहा था उसको निभाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि हम ये करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने बोला ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि आपको बताते महात्मा गांधी जो थे हमारे, वो वास्तव में राज्यों के पुनर्गठन के बहुत मजबूत समर्थनकारी थे, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर। तो इतना समर्थन भी कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी को याद भी उन्होंने दिलाया कि भैया समय आ चुका है अपना काम को निभाओ, इतनी बात होती है। इसके बाद अब ये जब मांग कंप्लीट होती है तो इस मांग के बाद आयोग लाए जाते हैं कि इन मांगों को कैसे समीक्षा कराई जाए, क्या ये मांग जो लोगों द्वारा हो रही है या किसी के द्वारा समर्थन किया जा रहा है तो ये कितना सही है और कितना गलत है। अब हम आयोगों की भूमिका पढ़ेंगे।
आयोग की भूमिका। अब आपको बता दें विभिन्न आयोगों की क्या क्या भूमिका रही। इसमें 3 आयोग आते हैं इसके लिए। आपको बता दें एक पहला आयोग आता है जिसका नाम था एसके धर आयोग, और एक आता है दूसरा जेवीपी समिति, और एक तीसरा आता है आपका फजल अली आयोग। ये 3 आयोग लाए जाते हैं इसकी समीक्षा के लिए। अब इन तीन आयोगों की जो समीक्षाएं होती है उनमें पहले आयोग की समीक्षा देखेंगे कि पहला आयोग क्या कहता है। एसके धर आयोग क्या कहता है आपको बता दें। एसके धर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सभी लोग जानते होंगे बेटा। भारत के स्थायी अध्यक्ष के रूप में और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनको पद प्राप्त हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1948 में इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे ये, पूर्व न्यायाधीश या जज एसके धर को इसकी अध्यक्षता दी। और यह आयोग एसके धर आयोग कहलाया। इसमें कुल 4 सदस्यीय आयोग था। ये कुल 4 सदस्यीय आयोग था। इसके बाद क्या होता है कि 4 सदस्यीय आयोग होने के बाद आपको बता दें इनका समर्थन था। इन्होंने दिसंबर 1948 में इसका विरोध किया। इसकी पहले समीक्षा की और इसका विरोध किया और कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन करता हूं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मैं तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का जो मांग आप लोगों ने रखी है मैं इस पर पूरी समीक्षा कर चुका हूं और मैं बिल्कुल ये नहीं मानना चाहता कि हमारा राज्य में एक भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। और मैं यदि इस पर समर्थन भी करूंगा तो सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के अनुसार करूंगा। वहां की प्रशासनिक सुविधा को किस तरह से गठित करने के लिए हम वहां भाषा का आधार रख सकते हैं एक राज्य के अंदर। उन्होंने इतना समर्थन किया। इसी की समीक्षा करने के लिए दूसरा आयोग आता है। उस दूसरे आयोग का नाम था जेवीपी समिति। क्या नाम था बेटा? जेवीपी समिति, जिसको बोलते थे, इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और पट्टाभी सीतारामैया। ये 3 लोग थे
इस आयोग में। कितने लोग थे बेटा? 3 लोगों थे और 3 लोगों ने समर्थन दिया। इन्हीं के आधार पर इसका नाम जेवीपी समिति रखा और राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के एसके धर आयोग की क्या करना था इसने समीक्षा की। और समीक्षा की कहां पर समीक्षा की आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर में एक अधिवेशन बुलाया गया और इन तीनों लोगों ने मिलकर एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम जेवीपी समिति रखा गया। और इसके बाद उन्होंने जो एसके धर आयोग ने कहा था प्रशासनिक सुविधा के आधार पर मांग को लेकर के राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है, मगर भाषा के आधार पर किसी प्रकार के एक राज्य को संकल्प नहीं दिया जा सकता। तो ये उन्होंने बात कही थी, इन्होंने पूरी बात को ठुकरा ही दिया, कह रहे मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता एसके धर आयोग की, ना तो मैं भाषा के आधार पर किसी राज्यों के पुनर्गठन की बात करता हूं, ना हम किसी तरीके से, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले समर्थन कर चुके मगर उनको स्वतंत्रता के बाद भय था, इस लेकर के ये भयभीत थे और ये इन्होंने समर्थन यहां पर जेवीपी समिति में आकर नहीं किया। इसकी बाद में बात करता हूं फजल अली आयोग। अब फजल अली आयोग के पहले जब जेवीपी समिति ने समर्थन को नकार दिया तो आपको बता दें कि एक मद्रास था जो बिल्कुल अपने आप को वहां तेलुगु भाषा का ज्यादा वर्णन था, तो वो आंध्र प्रदेश का गठन करना चाहते थे तेलुगु भाषा के आधार पर। अब जब आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनाना चाहते थे भाषा के आधार पर तो ये मांग बढ़ती गई और जब विरोध हुआ दोनों आयोग आए, दोनों आयोगों पर नजर थी लोगों की कि शायद अगला आयोग जो आएगा वो बहुत अच्छा काम करेगा और शायद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका लेकर के श्री राम लल्लू जो एक बड़े नेता के तौर पर थे, भाषा के आधार का समर्थन कर रहे थे राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के, उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया और आंदोलन छेड़ दिया और वो करीब 56 दिन तक बिना पानी खाना पीना खाए बिल्कुल पूरी तरीके से उन्होंने त्याग करके भूख हड़ताल पे डट गए और 56 दिन तक लगातार किए, मगर वो 56वें दिन 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर के वो 56 दिन वो अपनी जिंदगी के गुजारते हैं और बड़े आंदोलन के तौर पर खड़े होते हैं, मगर क्या होता है उनकी मृत्यु हो जाती है और भारत सरकार को बड़ा चोट पहुंचती है और भारत सरकार तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू इस नीति पर पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और कहते हैं कि जो मद्रास से तेलुगु अलग होना चाहता है भाषा के आधार पर उससे राज्य को गठित कर दिया जाए। तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। पुनर्गठन 53 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। तो आपको बता दें कि राज्य पुनर्गठन कब आता है? 1953 में आता है और यह पारित कब हो जाता है? यह होता है जुलाई 1956 में यह अधिनियम, मतलब जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया जाता है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया जाता है 1953 में और जुलाई 1956 में यह अधिनियम पारित हो जाता है। अधिनियम पारित हो जाता है। जब यह अधिनियम पारित हो जाता है तो एक 7वां संविधान संशोधन होता है उसमें, और जब 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में
तो इसी के आधार पर हमारे यहाँ 14 स्टेट्स, 14 स्टेट एंड और 6 यूटी का गठन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द 5 स्टेट्स एंड द 6 यूनियन टेरिटरीज। क्लियर हो गया होगा। अब ये फजल अली, इसके भी बारे में आपको पता होना चाहिए कि फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इसमें कुल 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष आपको पता है कि कौन था, फजल अली, और दूसरा आपको पता है सदस्य में कौन था, हृदय नाथ कुंजरू, और जो दूसरा सदस्य था वो के.एम. पनिक्कर थे। समझ में आपको आ चुका होगा कि इस प्रकार फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जब श्री राम नेहरू की मृत्यु हो जाती है, और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करके आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का समर्थन मिला और भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। और फजल अली के अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, तो कि फजल अली एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम से उस आयोग का नाम लाया गया और इसका गठन करके उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे जिन्होंने समर्थन किया, और इस प्रकार से ये आयोग पूरी तरीके से राज्यों के पुनर्गठन की स्थापना करता है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश एक नया राजभाषा के आधार पर गठित कर दिया जाता है, और फिर 1 जुलाई 1956 को यह अधिनियम पारित कर दिया जाता है, और ये इसमें एक 7वां संविधान संशोधन होता है जिसके माध्यम से 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद कि वो कौन कौन से 14 राज्य हैं। तो 14 राज्य और 6 यूटी, यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो वो 14 राज्य देखो कौन कौन से बेटा, सबसे पहले असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, पंजाब, बंबई, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसके बाद असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, पंजाब, बंबई, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मद्रास और उड़ीसा। अब 6 केंद्र शासित प्रदेश में पहला अंडमान निकोबार, दूसरा मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा, चौथा दिल्ली,
पांचवा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर में आपका कितने हो गए, अंडमान निकोबार, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, और इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से आपके 14 राज्यों का गठन कर दिया जाता है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, या 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत ये 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा इस प्रकार